अब प्रोटिस्टा के मेंबर्स की यहाँ पर हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो मेंबर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें एक तो डायनोफ्लैजिलेट्स को करेंगे, क्राइसोफाइट्स को करेंगे, साथ ही साथ यूग्लिनोइड्स और स्लाइमोइड्स को करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें तो वो एनिमल किंगडम में आपको पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हम बाकी के रिमेनिंग मेंबर्स की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मेंबर है दैट इज अबाउट द डायनोफ्लैजिलेट्स। अगर हम डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट्स दे आर प्लेस्ड इन डिवीजन पायरोफाइटा एंड क्लास डायनोफाइसी। तो कभी कोई पूछ ले आपसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स का जो डिवीजन है उसका नाम क्या है, तो उसका डिवीजन का नाम है पायरोफाइटा, और अगर उसके क्लास की बात करते हैं तो उसकी क्लास का नाम है डायनोफाइसी। जैसा कि नाम से यहां पर है डायनोफ्लैजिलेट्स मींस टू फ्लैजिला, दीज आर द प्रोटिस्टेंस विद द टू फ्लैजिला। ऐसे प्रोटिस्टेंस जिसके अंदर दो फंक्शनल फ्लैजिला पाए जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स कहलाते हैं। तो ध्यान रखें यहां पर हम जो दो फ्लैजिला की बात कर रहे हैं, बोथ ऑफ दीज फ्लैजिला दे आर फंक्शनल फ्लैजिला, ये दोनों ही फ्लैजिला फंक्शनल होंगे। चलिए जी, अब डायनोफ्लैजिलेट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स पे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो इनका हैबिटेट मोस्टली मैराइन होगा। ध्यान रखें कैसा होगा, दे आर मोस्टली मैराइन, ज्यादातर ये मैराइन हैबिटेट्स में ही पाए जाते हैं। दे आर फाउंड एट द सरफेस ऑफ वाटर, मैराइन हैबिटेट में भी ये वाटर की सरफेस पे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो मोस्टली मैराइन होंगे। साथ ही साथ दे आर फाउंड एट द सरफेस ऑफ वाटर। अब इसके अंदर कई तरह के पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं और उन्हीं पिगमेंट्स के कारण दे शो और दे रिप्रेजेंट द डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। मींस दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड इन कलर। So depending upon the photosynthetic pigments which are present in the dinoflagellates, they may appear yellow or green, brown, blue or red in color. अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है दे आर मेनली होलोफाइटिक और यू कैन से फोटोसिंथेटिक, क्योंकि यहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, सो दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड कैन obtain their food by utilizing the light energy। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कैसा हो गया, प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसीलिए अपन ने क्या बोला, होलोफाइटिक नेचर का। होलोफाइटिक टर्म जब यूज किया जाता है when the mode of nutrition is just like the plant, तो प्लांट लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां मिल रहा है, यानी फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां पर देखने को मिलता है। अब यहां पर ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर में देखिए इसमें सेल वॉल तो है एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी हुई होती है, that cell wall is made up of cellulose। तो ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगा, ये सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। बट दिस सेल्यूलोजिक सेल वॉल इट इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स। किस में हो जाती है, ये डिवाइड हो जाती है प्लेट्स में, इसीलिए अपन ने यहां पर लिखा प्लेटेड सेल वॉल। तो ध्यान रहे कि डायनोफ्लैजिलेट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। एंड दिस सेल्यूलोजिक सेल वॉल इट इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ प्लेटेड सेल वॉल। क्योंकि ये एक प्लेटेड फॉर्म में सेल वॉल बन के आती है, ये एक आर्मर की तरह दिखाई देती है, यानी एक कवच की तरह दिखाई देती है। यही रीजन है कि डायनोफ्लैजिलेट्स को हम आर्मर्ड एल्गी भी बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कि आर्मर्ड एल्गी किसको कहा जाता है, डायनोफ्लैजिलेट्स को कहा जाता है। और रीजन क्या है इसको आर्मर्ड एल्गी बोलने का, रीजन है बिकॉज ऑफ द प्लेटेड सेल वॉल, कि यहां पर सेल वॉल जो कि सेल्यूलोज की बनी हुई है डिवाइड हो जाती है प्लेट्स में, विच गिव रिजेंबलेंस टू दैट ऑफ आर्मर, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज आर्मर्ड एल्गी। अगर हम इसके स्टोर्ड फूड की बात करते हैं तो यहां पर जो स्टोर्ड फूड है वो स्टार्च ही होगा। फिर यहां पर इस स्ट्रक्चर में देखिए सेल वॉल के बाद हमने देखा दो फ्लैजिला आपको नजर आते हैं। एक फ्लैजिला है वो तो कहलाता है ट्रांसवर्स फ्लैजिला, जबकि दूसरा फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। सो द टू फ्लैजिला which are present in the dinoflagellate, they are transverse and longitudinal flagella, and both of these flagella they are functional flagella। दोनों ही फ्लैजिला किस नेचर के हैं, फंक्शनल नेचर के हैं, बोथ आर फंक्शनल।
अब दोनों ही जो फ्लैजिला यहां पर फंक्शनल नेचर के हैं, ये दोनों ही फ्लैजिला एक तरीके से स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, एंड दैट स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट इज जस्ट लाइक विप, एक चाबुक की तरह ये मूवमेंट शो करते हैं, इसीलिए इनको वर्लिंग विप्स बोल दिया जाता है, बिकॉज दे शो द whip like motion, that's why they are also known as whirling whips। तो ये दूसरा एक और नाम आ गया हमारे सामने डायनोफ्लैजिलेट्स का। एक नाम तो आया था आर्मर्ड एल्गी, और वो आर्मर्ड एल्गी उसकी प्लेटेड सेल वॉल के कारण बोला गया था, और दूसरा नाम हमारे लिए यहां पर आया whirling whips, और ये whirling whips नाम आया बिकॉज ऑफ दिस flagellum, because both of these flagellum, that is transverse and longitudinal flagellum, they show the whip like movement or whip like motion। ये चाबुक के समान एक मूवमेंट शो करता है, और इसी स्पेशल मूवमेंट के लिए इनको नाम दिया गया वर्लिंग विप्स। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, मींस दे आर हैविंग द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, कि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं, दोज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ेंथोफिल्स। और ये जो ज़ेंथोफिल्स हैं ये हैं डाइनोजेंथिन एंड डाइडाइनोजेंथिन। तो ध्यान रहे कि यहां पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो यहां पर प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे? क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल सी होगा, और साथ ही साथ ज़ेंथोफिल्स होंगे। और ये जो ज़ेंथोफिल्स यहां पर प्रेजेंट हैं, दे आर डाइनो एंड डाइडाइनोजेंथिन। वैसे तो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि डायनोफ्लैजिलेट्स का जो कलर है वो वेरिएबल है, वो हर कलर का देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहां पर मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से डायनोफ्लैजिलेट जो हैं ये यूजुअली येलो ब्राउन या गोल्डन ब्राउन कलर के देखने को ज्यादातर मिलते हैं। तो ध्यान रहे कि ज्यादातर जो डायनोफ्लैजिलेट्स होंगे वो येलो ब्राउन और गोल्डन ब्राउन कलर के देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस जो होगा डायनोफ्लैजिलेट का वो कैसा होगा? हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। और आप समझ गए होंगे कि अगर यहां पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस है तो लाइफ साइकिल का जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा? क्योंकि मेन बॉडी हैप्लॉइड है, तो लाइफ साइकिल का पैटर्न जो होगा यहां पर, बिकॉज ऑफ दिस हैप्लॉइड न्यूक्लियस, द लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कि यहां पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही देखने को मिलेगी। ध्यान रहे कि किस नेचर की लाइफ साइकिल मिलेगी डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर? हैप्लॉन्टिक नेचर की लाइफ साइकिल मिलेगी, क्योंकि इसकी जो मेन बॉडी है वो कैसी है? हैप्लॉइड है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो फिर आप समझ गए होंगे कि यहां पर अगर हैप्लॉन्टिक नेचर की लाइफ साइकिल है तो मियोसिस का नेचर होगा जाइगोटिक मियोसिस, मींस जाइगोटिक मियोसिस इज प्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स। इन पर बात हो ही चुकी है हमारी कि ये प्लेटेड सेल वॉल जो कि सेलुलोजिक नेचर की होती है, ये दो फ्लैजिला हैं, दोनों ही फंक्शनल होते हैं, एक होता है ट्रांसफर, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल, और स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं जिसकी वजह से इसका नाम वर्लिंग विप भी पड़ा। अब इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की बात यहां पर करते हैं, जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं दे शो द बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी। इनके अंदर क्या देखने को मिलती है? एक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। अब ये जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी यहां पर आई है, इसका मतलब है कि ये ग्लो करते हैं, ग्लोइंग प्रॉपर्टी है इनके अंदर, ठीक है, चमकते हैं। अब ये जो बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। किसकी वजह से आई है बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो टर्म्ड एज नाइट लाइट। तो एक और नाम आया हमारे पास, आर्मर्ड एल्गी नाम आया प्लेटेड सेल वॉल की वजह से, वर्लिंग विप्स नाम आया बिकॉज ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट्स शोन बाय द फ्लैजिलम, और तीसरा नाम हमारे लिए यहां पर आया नाइट लाइट। और ये नाइट लाइट किस वजह से आया? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी दैट इज बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, एंड दैट बायोल्यूमिनेसेंस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। अब ये जो फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन दैट इज टर्म्ड एज ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। किसके बने हुए होते हैं? ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। व्हेन दिस ल्यूसीफेरिन प्रोटीन इट अंडरगो ऑक्सीडेशन, द एनर्जी इज लिबरेटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट, और यही जो लाइट यहां पर जो एनर्जी लिबरेट हो रही है लाइट की फॉर्म में, इसी वजह से ये ग्लो करते हुए आपको नजर आएंगे।
तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी है जो कि उसको ग्लो करने में मदद करती है, तो वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ दोज फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स। और इन फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स की जब बात आती है तो फिर बात आएगी ल्यूसीफेरिन प्रोटीन की, कि ये ग्रेन्यूल्स किसके बने हुए होते हैं? इस ल्यूसीफेरिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जो कि जब ऑक्सीडाइज करता है तो एनर्जी रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ द लाइट। डायनोफ्लैजिलेट्स को एक नाम और दिया गया, दे आर ऑल्सो नोन एज फायर एल्गी। इनको फायर एल्गी भी बोला जाता है, और फायर एल्गी बोलने का कारण है दैट दे अपीयर एज अ ग्लोइंग लाइट ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी के कारण ही इनको फायर एल्गी भी बोल दिया जाता है। तो दो नाम आए यहां पर बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी के कारण, एक तो हम इसको नाइट लाइट भी बोल देते हैं और साथ ही साथ इसको फायर एल्गी भी बोल दिया जाता है। अब डायनोफ्लैजिलेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहां पर आता है, दैट इज द गोनियोलेक्स। एंड दिस गोनियोलेक्स इज स्प्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू रैपिड मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही तेज गति से ये ग्रोथ करते हुए वाटर सरफेस पर अपने आप को फैला लेता है, और यही रीजन है कि ये जब मल्टीप्लाई कर लेता है तो पूरा जो सी वाटर होता है इट अपीयर्स रेड। कि जब समुद्र में टाइड्स भी आते हैं तो टाइड्स कैसे नजर आते हैं? रेड कलर के नजर आते हैं। यही रीजन है कि वो टाइड्स रेड टाइड के नाम से जाने जाते हैं। अब ये जब गोनियोलेक्स उस पूरी वाटर सरफेस पर फ्लरिश हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उस वजह से ये ब्लूम फॉर्मेशन कर लेता है। मींस दिस गोनियोलेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर ब्लूम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। इसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना ही है कि ये एक तरीके से जो सी वाटर पर जब मल्टीप्लाई होगा, और जब मल्टीप्लाई होता है तो उस वाटर सरफेस को ये रेड बना देता है, यानी रेड कलर अपीयर होगा उस सी वाटर का। और यही कारण है कि उस वाटर सरफेस पर जब टाइड्स आते हैं तो वो रेड टाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही साथ गोनियोलेक्स के अलावा एक और एग्जांपल आता है, दैट इज जिम्नोडीनियम। तो जिम्नोडीनियम और गोनियोलेक्स जो होते हैं बोथ आर टॉक्सिक इन नेचर। दोनों ही किस नेचर के होते हैं? बोथ आर टॉक्सिक इन नेचर, एज दे सिक्रीट्स द टॉक्सिन्स, बिकॉज दे सिक्रीट द टॉक्सिन्स, एंड दीज टॉक्सिन्स दे कॉज द पैरालिसिस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर ये पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ह्यूमंस के अंदर ये टॉक्सिन्स किस तरीके से पहुंचेंगे। सो दीज टॉक्सिन्स दे आर एंटर इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू फूड चेन्स। ये फूड चेन के द्वारा ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं। सो ह्यूमंस दे कैन एक्वायर दीज टॉक्सिन्स थ्रू फूड चेन। फूड चेन के द्वारा ही वो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं, और वहां पर वो ह्यूमंस में पैरालिसिस को कॉज कर देते हैं। दीज डायनोफ्लैजिलेट्स दे ऑल्सो अफेक्ट द मैराइन एनिमल्स। ये मैराइन एनिमल्स को भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्लूम फॉर्मेशन होगा जो कि एक तरीके का उस वाटर बॉडी को पॉल्यूट कर देता है। और यही कारण है कि वहां पर जितने मैराइन ऑर्गेनिज्म या मैराइन एनिमल्स होंगे वो भी इफेक्टेड होंगे। अब डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद यहां पर नेक्स्ट मेंबर आता है प्रोटिस्टा किंगडम का, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स का जो डिवीजन है दैट इज क्राइसोफाइटा। Now this Chrysophyta division, it includes diatoms as well as desmids, and these desmids they are also known as golden algae। तो ध्यान रखें desmids को golden algae भी कहा जाता है। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करते हैं तो इनका हैबिटेट फ्रेश वाटर हो सकता है, तो साथ ही साथ मेराइन एनवायरमेंट भी हो सकता है। Means they are found in fresh water as well as in the marine environment। अगर हम डायटम्स की बात करें कि डायटम्स का मतलब क्या है, तो डायटम्स मीन्स कट इनटू टू। मीन्स द बॉडी ऑफ द डायटम इट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, जस्ट लाइक द लिड ऑफ सोप बॉक्स। कि अगर हम डायटम्स की बॉडी को देखें तो हमें ऐसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा कि जैसे कि एक सोप बॉक्स की दो लिड्स हों। अब जब ये डिवाइड हो जाता है दो हाफ्स में, तो एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ बनते हुए यहां पर नजर आता है। तो ये अपर हाफ और लोअर हाफ एक दूसरे को यहां पर ओवरलैप करता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सेल वॉल है इसकी, कि एक तो अपर हाफ में ये सेल वॉल है और एक लोअर हाफ में सेल वॉल है। तो ये एक तरीके से ओवरलैपिंग शेल्स हो गई यहां पर। कि अगर हम इसके अपर हाफ की बात करें तो अपर हाफ इज नोन एज एपिथिका एंड लोअर हाफ इज नोन एज हाइपोथिका। तो एपिथिका और हाइपोथिका ही इसकी क्या हो गई? सेल वॉल हो गई। तो जो सेल वॉल है ये दो हाफ में इस तरीके से ओवरलैप्ड फॉर्म में हमें यहां पर नजर आती है।
दिस सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो ये सेलुलोजिक सेल वॉल तो है, बट दिस सेलुलोजिक सेल वॉल इट ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ सिलिका पार्टिकल्स, कि इसके अंदर सिलिका पार्टिकल्स भी अबंडेंट अमाउंट में एम्बेडेड होते हैं, और यही रीजन है कि डायटम्स के अंदर सिलिकेटेड सेल वॉल देखने को मिलती है। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि डायटम्स में आपको सिलिकेटेड सेल वॉल देखने को मिलेगी, और यही सिलिकेटेड सेल वॉल के कारण डायटम्स की जो सेल वॉल होती है इट इज रिजिड इन नेचर। किस तरह की हो जाएगी सेल वॉल? बहुत ही ज्यादा रिजिड नेचर की हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज सिलिका पार्टिकल्स। Even after the death of diatoms, this silicated cell wall it do not destroy, ये destroy नहीं होती है, और यही कारण है कि लगातार ये ओशन के बॉटम्स में डिपॉजिट होती हुई चली जाती है एंड फॉर्म द ह्यूज रॉक्स, एंड दोज सिलिकेटेड ह्यूज रॉक्स दे आर नोन एज डायटमाइट, डायटमेशियस अर्थ, और यू कैन से कीजलगर। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर डायटम्स की डेथ भी हो जाती है तो भी ये सिलिकेटेड नेचर की जो सेल वॉल है ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है, और ओशंस के बॉटम में वहां पर ये लगातार डिपॉजिट होती हुई चली जाती है एंड फॉर्म द ह्यूज रॉक्स, एंड दोज सिलिकेटेड ह्यूज रॉक्स दे आर टर्म्ड एज डायटमाइट, डायटमेशियस अर्थ और कीजलगर। तो बात समझ में आ गई होगी आपको अबाउट द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। अब इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स के बारे में बात करें तो इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में एक सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिल रहा है आपको, तो साथ ही साथ यहां पर ये न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। अब न्यूक्लियस की पर्टिकुलर हम बात करें तो क्राइसोफाइटा के अंदर दो मेंबर्स की बात आ रही है, एक तो डायटम्स और दूसरा डेस्मिड्स। कि अगर हम डायटम्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियस ऑफ डायटम इज डिप्लॉयड इन नेचर। तो बात समझ गए होंगे आप कि डायटम्स की जो लाइफ साइकिल होगी वो डिप्लॉन्टिक नेचर की होगी, लेकिन यही बात हम करें डेस्मिड्स के बारे में तो डेस्मिड्स का जो न्यूक्लियस होता है इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, मींस द लाइफ साइकिल ऑफ डेस्मिड इज हैप्लॉन्टिक इन नेचर। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। तो न्यूक्लियस ऑफ डायटम इज डिप्लॉयड एंड न्यूक्लियस ऑफ डेस्मिड इज हैप्लॉइड इन नेचर, और उसी पैटर्न की आपको यहां पर लाइफ साइकिल देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसके साइटोप्लाज्म में देखते हैं तो यहां पर आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी नजर आएंगे, एंड दीज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ेंथोफिल, एंड दैट ज़ेंथोफिल व्हिच इज प्रेजेंट इन क्राइसोफाइट्स इज फ्यूकोजेंथिन। कौन सा? ये फ्यूकोजेंथिन यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है कि कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डायटम्स के अंदर मिल रहे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ेंथोफिल, एंड दैट ज़ेंथोफिल इज द फ्यूकोजेंथिन। अगर हम इसके स्टोर्ड फूड की बात करते हैं तो डायटम्स के केस में या क्राइसोफाइट्स के केस में जो स्टोर्ड फूड है दैट इज द ल्यूकोसिन एंड फैट्स। दिस ल्यूकोसिन इज ऑल्सो नोन एज क्राइसोलैमिनेरिन। इस ल्यूकोसिन को क्राइसोलैमिनेरिन भी कहा जाता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डायटम्स या डेस्मिड्स के बाद हम बात करते हैं कुछ और जनरल कैरेक्टर्स पर, कि अगर हम देखें कि क्राइसोफाइट्स में का जो नेचर है वो ये है कि दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन बिकॉज ऑफ देयर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं एंड दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। तो इनका जो एक तरीके से रोल होगा वो ये होगा, एक प्रोड्यूसर लेवल पे ये काम करते हैं। तो ओशंस की ये चीफ प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। अगर हम इनके मूवमेंट की बात करते हैं तो दे आर इमोटाइल। ये इमोटाइल होते हैं बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला, कि यहां पर फ्लैजिला जो होगा वो एब्सेंट होगा, लेकिन दे फ्लोट पैसिवली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये आसानी से बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के वाटर की सरफेस पे आपको फ्लोट होते हुए नजर आएंगे, एंड दैट फ्लोटिंग on the surface of water is because of the presence of low molecular weight fats। इनके अंदर कुछ low molecular weight के fats हैं जो कि इनको लाइट बना देते हैं, जिसकी वजह से ये पैसिवली वाटर सरफेस पे फ्लोट हो सकते हैं। फिर अगर हम डायटम्स में कुछ स्पोर्स की बात करें तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन सम स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स आर
formed which are known as ऑक्सोस्पोर्स। रिप्रोडक्शन के टाइम पर यहां पर कुछ स्पेशल टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन भी होता है जिनको ऑक्सोस्पोर्स कहा जाता है। फिर बात आती है कि डायटम्स या डायटमेशियस अर्थ के क्या यूज हो सकते हैं। सो द यूजेस ऑफ डायटम्स और डायटमेशियस अर्थ, फर्स्ट वन इज साउंड प्रूफिंग, कि जहां पर भी कोई ऐसे रूम्स तैयार करने हैं जो कि साउंड प्रूफ बनाना है तो डायटमेशियस अर्थ का यूज किया जाता है, सो एज टू मेक द रूम्स साउंड प्रूफ। दूसरा आता है कि डायटमेशियस अर्थ दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ऑयल्स और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में भी डायटमेशियस अर्थ का इन्वॉल्वमेंट होता है। साथ ही साथ स्टोन पॉलिशिंग में भी डायटमेशियस अर्थ का यूज है। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखें तो सिलिकेटेड नेचर का सेल वॉल पाया जा रहा है, एंड दैट सिलिकेटेड सेल वॉल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दैट्स व्हाई दैट डायटमेशियस अर्थ इट एक्ट एज हीट इंसुलेटर इन द स्टीम बॉयलर्स बिकॉज द कीजलगर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ध्यान रखें, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन कौन से डायटमेशियस अर्थ के यूज हो सकते हैं, जिसमें एक हो सकता है साउंड प्रूफिंग, एक हो सकता है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, एक हो सकता है स्टोन पॉलिशिंग, और एक हो सकता है कि इट एक्ट एज अ हीट इंसुलेटर इन द स्टीम बॉयलर्स बिकॉज द कीजलगर इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए जी, अब नेक्स्ट मेंबर आता है प्रोटिस्टा किंगडम का, दैट इज यूग्लिनॉइड्स। The division of euglenoids is known as यूग्लिनोफाइटा। अब पहले तो यूग्लिनॉइड्स को प्लांट किंगडम के अंदर प्लेस किया गया। ध्यान रखें, प्रीवियसली द यूग्लिनॉइड्स दे वर प्लेस्ड इन द प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम में प्लेस करने का कारण था ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी देखने को मिलती है, इस वजह से इनको पहले तो प्लांट किंगडम में प्लेस कर दिया गया। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट्स ने देखा कि इनके अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, और साथ ही साथ इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक तरीके से हिटोट्रॉफिक नेचर का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो इन्होंने, कई साइंटिस्ट ने इसको बाद में एनिमल किंगडम में प्लेस करवा दिया। तो ध्यान रखें कि कुछ तो इसको प्लांट किंगडम में प्लेस कर रहे थे शुरुआत में, तो कुछ साइंटिस्ट इसको एनिमल किंगडम में प्लेस कर रहे थे। प्लांट किंगडम में प्लेस करने का कारण तो इसकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी रहा, जबकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इट्स सेल वॉल एंड द एनिमल लाइक न्यूट्रिशन सम ऑफ द साइंटिस्ट प्लेस देम इन द एनिमल किंगडम में प्लेस करवा दिया। लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने प्रोवाइड किया तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको प्लेस किया गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बिकॉज ऑफ इट्स यूनिसेलरिटी, कि ये यूकैरियोट तो है लेकिन साथ ही साथ ये यूनिसेलर भी, और आप जानते ही हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलर यूकैरियोट्स को रखा जाता है। इसी वजह से नाउ अकॉर्डिंग टू द विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे आर इंक्लूडेड इनटू द प्रोटिस्टा बिकॉज ऑफ देयर यूनिसेलर कैरेक्टर। यूग्लिनॉइड्स के हैबिटेट की अगर बात आती है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द डैम सॉइल एंड ब्रैकिश वाटर। तो इन जगहों पर ये देखने को मिल सकता है, फ्रेश वाटर में भी, डैम सॉइल में भी, और साथ ही साथ ब्रैकिश वाटर में भी। अगर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां देखने को मिलता है मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यहां पर मतलब है कि दे हैव द फोटोसिंथेटिक एबिलिटी इफ द सनलाइट इज अवेलेबल, कि अगर उसको सनलाइट मिल रही है तो वो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी को शो करेगा, मींस मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस टाइम उसका होलोफिटिक होगा। लेकिन इफ सनलाइट इज एब्सेंट तो उस केस में वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एडप्ट कर लेता है। तो इस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? मिक्सोट्रॉफिक। तो ध्यान रखें, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन एब्सेंस ऑफ द सनलाइट दे बिहेव लाइक द हेटेरोट्रॉफ्स बाय प्रेडेटिंग सम अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, कि बिल्कुल एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा कि इट विल प्रेडेट ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसी वजह से इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सोट्रॉफिक माना जाता है। फिर अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहां पर सेल वॉल जो होगा वो एब्सेंट होता है। इन केस ऑफ यूग्लिनॉइड्स सेल वॉल इज एब्सेंट
इंस्टेड ऑफ दिस सेल वॉल प्रोटीनेशियस पेलिकल इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अभी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इसको डायग्राम में कि वैसे तो सेल वॉल यहां पर एब्सेंट है, लेकिन इस सेल वॉल की जगह यहां पर एक लेयर पाई जा रही है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, जिसको कहा जाता है पेलिकल, जो कि बना हुआ होता है प्रोटीन का। तो प्रोटीनेशियस पेलिकल इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इंस्टेड ऑफ दिस सेल वॉल। अगर हम इसके स्टोर्ड फूड की बात करते हैं तो स्टोर्ड फूड यहां पर पैरामाइलम और फैट देखने को मिलता है। अब ध्यान रखें कि ये जो पैरामाइलम यहां पर मिल रहा है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है, बट इट इज नॉट अ स्टार्च। ये स्टार्च नहीं है, बट इट इज अ कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव। दिस इज द डायग्राम ऑफ यूग्लिना। अब इसको डायग्राम को हम समझते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, दिस इज द एंटीरियर एंड दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ यूग्लिनॉइड। अगर इस एंटीरियर पार्ट की तरफ अपन देखें तो यहां पर एक कैविटी बनती हुई नजर आती है, एंड दिस कैविटी इज नोन एज रिजर्वायर। इस कैविटी को कहा जाता है रिजर्वायर। इस कैविटी में से ही दो फ्लैजिलम यहां पर अराइज होते हैं। एक तो है लार्ज फ्लैजिलम और यू कैन से लॉन्ग फ्लैजिलम, जबकि एक फ्लैजिलम जो है वो शॉर्ट फ्लैजिलम। तो दो फ्लैजिला यहां पर भी मिल रहे हैं, एक तो लॉन्ग फ्लैजिलम मिलता है, एक शॉर्ट फ्लैजिलम मिलता है। डायनोफ्लैजिलेट्स में भी दो फ्लैजिलम मिल रहे थे, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिलम मिल रहा था, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम मिल रहा था, लेकिन वहां पर वो दोनों ही फ्लैजिलम की जो लेंथ थी वो इक्वल थी, साथ ही साथ वो दोनों ही फंक्शनल नेचर के थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, एक तो लॉन्ग है, एक शॉर्ट फ्लैजिलम है। दूसरी बात कि लॉन्ग फ्लैजिलम जो होता है ये फंक्शनल होता है, जबकि शॉर्ट फ्लैजिलम इज नॉन फंक्शनल इन नेचर। शॉर्ट फ्लैजिलम नॉन फंक्शनल नेचर का होता है। तो ध्यान रखें कि ये दोनों ही फ्लैजिलम कहां से अराइज हो रहे हैं, दे अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ दिस रिजर्वायर। और ये रिजर्वायर जो है एक तरह की कैविटी है विच इज प्रेजेंट एट द इंटीरियर साइड और इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूग्लिनॉइड। अब इसी रिजर्वायर के बिल्कुल पास यहां पर एक स्पॉट प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज आई स्पॉट। एंड दिस आई स्पॉट और यू कैन से स्टिग्मा इज अ फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर। ये क्या है एक तरह का, इट इज अ फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर। ये भी बिल्कुल इस रिजर्वायर के पास ही होता है। तो ये आई स्पॉट एक फोटोसेंसिटिव रिसेप्टर की तरह काम करता है। फिर आती बात यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ये किसमें काम करता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में वर्क करता है। इट हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखिए इसमें से बाहर की जो बाउंड्री नजर आ रही है आपको, दिस इज नॉट द सेल वॉल, दिस इज द पेलिकल। द बाउंड्री ऑफ दिस यूग्लिनॉइड इज अ पेलिकल। इस पेलिकल के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होगी जो कि लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होगी, जस्ट लाइक ऑफ यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। लेकिन उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पेलिकल पाया जा रहा है, एंड दिस पेलिकल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, मींस इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। ये प्रोटीनेशियस नेचर की होती है। ध्यान रखें कि यूग्लिनॉइड के अंदर सेल वॉल नहीं होगा, उसके स्थान पर यहां पर प्रोटीनेशियस पेलिकल पाया जाता है, एंड दिस पेलिकल इज इलास्टिक इन नेचर, जो कि एक तरीके से इसको यूग्लिना की बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम यहां पर देखें तो सेंटर में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो सेंटर में यहां पर न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस भी देखने को मिलेगी। यूग्लिना, जैसे कि आपको बताया मैंने कि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है, मींस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाएंगे, लेकिन ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यहां पर कहां प्रेजेंट होंगे, इन क्लोरोप्लास्ट। So this chloroplast have photosynthetic pigments, and those photosynthetic pigments are chlorophyll A, chlorophyll B and xanthophyll, and that xanthophyll is zeaxanthin। अब ये जो photosynthetic pigments यूग्लिनॉइड्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं, they are identical to that of higher plants। किसके आइडेंटिकल होंगे, they are identical to that of higher plants। तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि यूग्लिना की अगर हम बॉडी देखें तो उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहां पर देखने को मिलते हैं।
अब यहां पर प्रोटिस्टा के फोर्थ मेंबर को हम यहां डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको कहा जाता है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स की जो क्लास है दैट इज नोन एज द मिक्सोमाइसिटीज। कभी पूछ लिया जाए स्लाइम मोल्ड्स की क्लास का नाम क्या है, तो मिक्सोमाइसिटीज इसका क्लास का नाम है। स्लाइम मोल्ड्स दे आर ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर डिकम्पोजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी पूछ लेते हैं इसको, कंज्यूमर डिकम्पोजर्स किसको कहा जाता है प्रोटिस्टा में, तो स्लाइम मोल्ड्स को कहा जाता है। अब कंज्यूमर डिकम्पोजर जो बोला जा रहा है यहां पर, वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनको फंगस एनिमल बोलते हैं। मींस एक तरीके से स्लाइम मोल्ड जो है दे आर कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनिमल एंड फंजाई, कि इसके अंदर एनिमल का कैरेक्टर भी पाया जा रहा है तो साथ ही साथ फंजाई का कैरेक्टर भी पाया जा रहा है। और यही वजह है इसको फंगस एनिमल भी बोल देते हैं। कि अगर हम देखें कि एनिमल का कैरेक्टर क्या पाया जा रहा है, तो एनिमल का जो कैरेक्टर है दैट इज द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इसकी अंदर, इसकी बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो वो एनिमल के अंदर भी एब्सेंट होती है, तो एनिमल का कैरेक्टर मिल रहा है। और अगर हम फंजाई के कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ फंजाई के कैरेक्टर भी मिल रहे हैं। कि यहां पर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है स्लाइम मोल्ड्स में दैट इज द ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और साथ ही साथ यहां पर इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, और फंजाई के अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो फंजाई के कैरेक्टर्स भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑस्मोट्रॉफिक, तो साथ ही साथ स्पोर फॉर्मेशन, तो एनिमल का कैरेक्टर एब्सेंस ऑफ सेल वॉल देखने को मिल रही है। इसी वजह से इसको फंगस एनिमल बोलते हैं। और यही वजह है कि इनको कंज्यूमर डिकम्पोजर्स भी बोल दिया जाता है, क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो कंज्यूमर्स हैं, और अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई डिकम्पोजर्स हैं। So they are considered as the connecting link in between the animal and the fungi. अब आती है इसकी बॉडी की बात, कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं these are the organisms which develop a slimy mass at the time of their vegetative phase. अब इसमें दो फेजेस की बात होती है, एक तो वेजिटेटिव फेज, ठीक है, और एक जब ये रिप्रोडक्शन करता है तो उस टाइम या उस टाइम पीरियड को हम उसकी रिप्रोडक्टिव फेज मान लेते हैं। तो ड्यूरिंग इट्स वेजिटेटिव फेज दीज ऑर्गेनिजम्स दे डेवलप अ स्लाइमी मास अराउंड देयर बॉडी, एंड दैट स्लाइमी मास which forms during the vegetative phase, that's why these organisms they are termed as slime molds. उसी स्लाइमी मास की वजह से इनका नाम भी क्या पड़ा, स्लाइम मोल्ड्स नाम पड़ा। देखिए यहाँ डायग्राम में कि ये सबसे आउटर जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राउनिश एक लेयर, यही यहां पर एक स्लाइमी मास है। दिस इज द स्लाइमी मास। बीच में यहां पर बीच में आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द न्यूक्लियस। ये सारे यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नजर आ रही है आपको यहां पर, ठीक। और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन यहां जो डेवलप हुई है इट इज ड्यू टू द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, मींस इट इज अ सिनोसाइड। तो स्लाइम मोल्ड्स को हम वॉललेस सिनोसाइड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वॉललेस सिनोसाइड। And this wall-less sinusoid, it is surrounded by the slimy mass. That's why they are termed as the slime molds. अब क्योंकि फंजाई के कैरेक्टर्स तो यहां पर मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर फंजाई की तरह सेल वॉल नहीं है, तो हम इसको नेकेड फंजाई भी बोल देते हैं। फंजाई की तरह इसकी बॉडी नहीं है कि यहां पर ये माइसीलियम बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फंजाई के कुछ कैरेक्टर इसलिए फंजाई बोल रहे हैं, लेकिन यहां इसको ट्रू फंजाई नहीं बोला जाएगा, तो हम इसको फॉल्स फंजाई भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रहे कि हम इसको फॉल्स फंजाई तो बोलते हैं, साथ ही साथ इनको हम नेकेड फंजाई भी बोल सकते हैं। तो कई नाम आ गए हमारे सामने कि इनको नेकेड फंजाई बोल सकते हैं, इनको फॉल्स फंजाई बोल सकते हैं, तो इनको फंगस एनिमल भी बोल सकते हैं। फिर बात आती है कि स्लाइम मोल्ड्स दे आर कंसीडर्ड एज द सेप्रोफाइट्स। मींस सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टेंस कौन से हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टेंस आर द स्लाइम मोल्ड्स। और आप जानते हैं सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं, विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो ये भी स्लाइम मोल्ड जो होते हैं ये अपने फूड को कहां से ऑब्टेन करते हैं, दे ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट्स व्हाई दे आर टर्म्ड एज सेप्रोफाइट्स। तो स्लाइम मोल्ड जो है वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टेंस माने जाते हैं। These slime molds they are found on the decaying twigs and leaves. ये कहां पर ग्रो करते हैं, decaying twigs और decaying leaves पर ग्रो करते हैं। और जब ये उन पर ग्रो करते हैं then they move along the body, their body they moves along the decaying twig engulfing the organic material। अगर मान लीजिए अपन ये लेते हैं यहां पर ये कोई
डिकेइंग लीफ है, तो उस पर ये स्लाइम मोल्ड इस तरीके से ग्रो हो जाता है। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये सबसे पहले इस डिकेइंग ट्विग या डिकेइंग लीफ को डिकम्पोज कर रहा है, डाइजेस्ट करवा रहा है, और डाइजेस्ट करने के बाद उसका सारा ऑर्गेनिक मटेरियल को इंजेस्ट कर रहा है। तो एक तरीके से जो इंजेक्शन हो रहा है यहाँ पर वो ऑस्मोसिस के द्वारा हो रहा है, इसलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। तो यहां पर ध्यान रखें कि द बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड इट मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग एनगल्फिंग द होल ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम दैट डिकेइंग पार्ट। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि अगर हम इसके सूटेबल कंडीशंस की बात करें कि एनवायरमेंट में फेवरेबल कंडीशंस हैं, सूटेबल कंडीशंस हैं, तो उस दौरान स्लाइम मोल्ड्स दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। ये क्या बना लेता है, एक एग्रीगेशन बना लेता है। इट फॉर्म्स एन एग्रीगेशन विच मे ग्रो एंड स्प्रेड अप टू सेवरल फीट। वो एग्रीगेशन बनाते हुए ग्रो करेगा और उस एरिया में कई फीट तक स्प्रेड हो जाता है, और ये जो एग्रीगेशन यहां बन के आएगा उसी को बोल दिया जाता है प्लाज्मोडियम। तो ध्यान रहे कि वो जब ग्रो करेगा सेवरल फीट तक, और जो बॉडी बन के आ रही है जिसको आप प्लाज्मोडियम बोल रहे हैं, तो कब बन रहा है वो, ड्यूरिंग फेवरेबल और ड्यूरिंग सूटेबल कंडीशंस। लेकिन जब एनवायरमेंट में अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, दैट प्लाज्मोडियम इट फॉर्म्स अ फ्रूटिंग बॉडी एंड दैट फ्रूटिंग बॉडी इज टर्म्ड एज स्पोरेंजियम। उसको क्या बोला जाएगा, स्पोरेंजियम बोला जाएगा। तो ध्यान रहे कि अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान दैट प्लाज्मोडियम इट फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडीज which is known as sporangium, and that sporangium it bears the spores at their tip। उस sporangium के टिप पोजीशन पर क्या बन के आएंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब वो जो स्पोर्स बन के आते हैं दे बियर द ट्रू वॉल्स, उनमें क्या होंगे, ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखें यहां पर कि जब भी हम इसके वेजिटेटिव फेज की बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की, तो वेजिटेटिव फेज में तो सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। लेकिन अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव फेज की बात करते हैं, मींस स्पोर फॉर्मेशन की जब बात होती है, तो उन स्पोर्स में ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट है। मींस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज द सेल वॉल इज प्रेजेंट, वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी क्योंकि स्पोर्स के अंदर ट्रू सेल वॉल देखने को मिल रही है। अब ये जो स्पोर्स यहां पर बनते हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट इन नेचर। किस नेचर के होते हैं वो, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, एंड दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन इन एडवर्स कंडीशंस। के एनवायरमेंट में एडवर्स अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो भी वो स्पोर्स जो बने यहां पर वो रेजिस्टेंट नेचर होने के कारण कई सालों तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। जब स्पोरेंजियम रप्चर हो जाता है, दीज स्पोर्स गेट रिलीज इनटू द एनवायरमेंट और इनका डिस्पर्सल पॉसिबल है, और ये डिस्पर्स जो होंगे ये एयर करंट्स के थ्रू होंगे। मींस द स्पोर्स इन द स्लाइम मोल्ड्स दे आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट्स। और इसका सबसे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके सामने आता है स्लाइम मोल्ड्स का, दैट इज द फाइसेरम। तो यहां बात समझ में आ गई होगी आपको स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, और ये जो डायग्राम है ये समझा रहा है कि किस तरीके से इसमें स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। यहां डायग्राम में देखिए, दिस इज द स्लाइम मोल्ड। अगर ये एक स्लाइम मोल्ड लेके चल रहे हैं जो कि उसकी प्लाज्मोडियम बॉडी को शो करता है, यानी फेवरेबल कंडीशन में उसने जो प्लाज्मोडियम बनाया विच कैन ग्रो अप टू सेवरल फीट। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आई, यहां पर क्या आई, अनफेवरेबल कंडीशंस। तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस प्रिवेल होंगी एनवायरमेंट के अंदर, तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस दिस प्लाज्मोडियम इट फॉर्म्स अ फ्रूटिंग बॉडी एंड दैट फ्रूटिंग बॉडी इज नोन एज स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम के टिप पोजीशन पर यहां पर बनते हैं स्पोर्स, ये स्पोर्स बनते हैं एट द टिप ऑफ द स्पोरेंजियम। और जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है, रप्चर होता है, देन ऑल दीज स्पोर्स they get released into the environment. These spores they possesses the true wall. अब जब ये स्पोर्स यहां पर पहुंचते हैं एनवायरमेंट में तो इनका डिस्पर्सल पॉसिबल है, और डिस्पर्सल होगा एयर करंट्स के द्वारा। और जब ये स्पोर्स वापस जर्मिनेट होंगे देन दीज स्पोर्स दे विल गिव राइज टू द न्यू स्लाइम मोल्ड। तो यहां पर ये प्रोटिस्टा के फोर्थ मेंबर यानी स्लाइम मोल्ड पर अपनी बात अब कंप्लीट होती है। चलिए जी, यहां पर विटेकर के सेकंड किंगडम के बारे में बात अपनी कंप्लीट होती है, दैट इज अबाउट द प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के 4 मेंबर्स में हमने यहां बात
कर ली है, दैट इज अबाउट डायनोफ्लैजिलेट्स, साथ ही साथ क्राइसोफाइट्स, इसके बाद यूग्लिनोइड्स के बारे में, और फाइनली हमने बात कही स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। अब विटेकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही यहां पर हम थर्ड किंगडम को लेके चलेंगे, दैट इज द किंगडम फंजाई। तो तीसरा किंगडम यहां पर आ रहा है किंगडम फंजाई। जब भी हम किंगडम फंजाई की बात करते हैं तो किंगडम फंजाई के अंदर मल्टी सेलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। कि वैसे तो हमने देखा किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स हैं और उनका नेचर यूनिसेलर होगा। दूसरा किंगडम हमने देखा था किंगडम प्रोटिस्टा, और उसमें हमने देखा यूकैरियोट्स हैं, लेकिन वो किस नेचर के हैं, यूनिसेलर, यानी यूनिसेलर यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा जा रहा है। अब आती बात यहां पर किंगडम फंजाई की। तो किंगडम फंजाई के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्लेस हैं उनका नेचर किस तरीके का है, मल्टी सेलर नेचर का है, और वो भी यूकैरियोट्स हैं। तो मल्टी सेलर यूकैरियोट्स होंगे फंजाई। अब फंजाई की अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो फंजाई इट एग्जिबिट्स द ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज इन हैबिटेट। कि अगर इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी आपको डाइवर्स फॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं, तो साथ ही साथ इनके जो हैबिटेट्स होंगे, कहां पर ये पाए जा रहे हैं, उसमें भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, कि हर जगह ये देखने को मिल सकते हैं, तो कॉस्मोपॉलिटन नेचर होगा इनका। दे यूजुअली प्रिफर टू ग्रो इन द वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये फंजाई ज्यादातर किन स्थानों पर ग्रो करते हैं, दे यूजुअली ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। अब फंजाई के अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट है। तो बात समझ गए होंगे आप कि जब क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, मींस इनके अंदर फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं होती है, और फोटोसिंथेटिक एबिलिटी नहीं है इसका मतलब ये अपने फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, मींस दे आर नॉट द ऑटोट्रॉफ्स। तो फिर ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए, मींस दे आर द हेटेरोट्रॉफ्स। सो द फंजाई आर द हेटेरोट्रॉफ्स। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां पर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंजाई, मींस इट इज अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स। ये एक तरह का यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉफ्स का, जहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑस्मोट्रॉफिक नेचर का होगा। अब ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप समझते ही हैं कि पहले तो डाइजेशन परफॉर्म हो और फिर एब्जॉर्प्शन हो, और एब्जॉर्प्शन भी हो थ्रू ऑस्मोसिस, दैट इज नोन एज ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब फंजाई जिसको हम हेटेरोट्रॉफिक बोल रहे हैं, तो अब ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी जो फूड ऑब्टेन करेगा वो कहां से ऑब्टेन कर सकता है। आइदर फंजाई इट कैन ऑब्टेन द फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो ये सेप्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं यानी सेप्रोट्रॉफिक हो सकता है। और हो सकता है कि ये अपना जो फूड ऑब्टेन कर रहा है, इट कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये पैरासिटिक नेचर भी हो सकता है। तो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, लेकिन फूड सोर्स क्या है, फूड कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, उस बेसिस पे फंजाई इट मे बी हेटेरोट्रॉफ्स व्हेन दे obtain its food from dead or decaying organic matter, and if they obtain the food from the living organism then they may be the parasitic in nature. अब पैरासिटिक फंजाई जो होता है कि पैरासिटिक फंजाई इट ऑब्टेन द फूड और न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ होस्टोरिया, कि एक नॉब-लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जब वो किसी होस्ट लिविंग होस्ट टिश्यू के अंदर पेनेट्रेट करेगा, तो एक नॉब-लाइक स्ट्रक्चर बनता है। उस नॉब-लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं होस्टोरिया, और वही होस्टोरिया न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। देखिए यहां पर डायग्राम, ये माइसीलियम है, दैट इज द बॉडी ऑफ द फंजाई। ये फंजाई की बॉडी है और फंजाई की बॉडी को कहा जाता है माइसीलियम। अब ये जो माइसीलियम है, व्हेन इट पेनिट्रेट इनसाइड दिस होस्ट सेल, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक टिश्यू है, जब ये फंजाई का माइसीलियम इसके अंदर पेनिट्रेट करता है, देन इट फॉर्म्स अ नॉब-लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट नॉब-लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज होस्टोरियम, एंड दिस होस्टोरियम इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। ये किसमें मदद करेगा, उस होस्ट टिश्यू से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो इस तरह का जो होस्टोरियम बन के आता है वह बन के आएगा पैरासिटिक फंजाई के अंदर। तो ध्यान रखें कि पैरासिटिक फंजाई जो होता है इट ऑब्टेन द न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ द
नॉब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज होस्टोरिया। अब फंजाई जो हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशंस भी शो करते हैं, और आप जानते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशंस किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक इंटरेक्शन होता है। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो फंजाई शो करता है, इट हैव अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एल्गी। जब फंजाई एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं लाइकेंस। And when there will be the symbiotic association in between the fungi and roots of higher plants, then that type of symbiotic association is known as mycorrhiza। तो ध्यान रखें कि फंजाई की दो तरह की symbiotic associations देखने को मिलती है, एक तो एल्गी के साथ, उस एसोसिएशन को तो कहा जाता है लाइकेन, और एक देखने को मिलती है विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और उस symbiotic association को कहा जाता है mycorrhiza। अब स्ट्रक्चर की बात आती है कि फंजाई का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। द बॉडी ऑफ द फंजाई इट इज नोन एज माइसीलियम। जो फंजाई की बॉडी होती है उसको माइसीलियम कहा जाता है, एंड दिस माइसीलियम इट इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट्स, एंड दोज फिलामेंट्स आर नोन एज हाइफा। उसको क्या बोलते हैं उन फिलामेंट्स को जो कि एग्रीगेट होके इस माइसीलियम का फॉर्मेशन कराते हैं, दोज फिलामेंट्स आर नोन एज हाइफा। ये देखिए यहां पर एक ये पूरा माइसीलियम शो हो रहा है, दिस इज द माइसीलियम। अब इसमें जो कुछ फिलामेंट्स हैं, दिस फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज ऑल्सो द फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट, एंड दैट फंगल फिलामेंट इज नोन एज हाइफा। ये एक हाइफा है तो ये भी एक हाइफा है। दोनों ही हाइफा को कलेक्टिवली मिला के हम हाइफी बोल सकते हैं। यानी हाइफा जो है, ये हाइफा तो सिंगुलर टर्म हुआ, जबकि हाइफी जो है ये एक प्लूरल टर्म हुआ। और ऐसे ही कई सारे हाइफी जब मिलते हैं तब जाके कंप्लीट बॉडी बनती है फंजाई की, और उस कंप्लीट बॉडी को कहा जाता है माइसीलियम। अब ये दो डायग्राम आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, दोनों में देखिए ये भी माइसीलियम है और ये जो दिखाई दे रहा है ये भी माइसीलियम है। लेकिन पहला वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें बीच बीच में जो माइसीलियम बन रहा है पूरा, उसमें बीच बीच में आपको सेप्टा नजर आते हैं। तो ये जो माइसीलियम है ये ब्रांच तो है, ब्रांचिंग तो हो रही है इसके अंदर, लेकिन साथ ही साथ इसमें बीच बीच में सेप्टा फॉर्म हो रहे हैं, तो ये सेप्टेट नेचर का माइसीलियम हुआ। लेकिन दूसरे वाले डायग्राम में आप देखिए कि ब्रांच नेचर तो है इसका, और लेकिन यहां पर बीच बीच में सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए ये एसेप्टेट कंडीशन हो गई इस माइसीलियम की। साथ ही साथ इस पूरे माइसीलियम में कई सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, and that multinucleated condition which is formed due to FND means free nuclear division, that is known as सिनोसाइटिक। तो ये जो माइसीलियम यहां पर दिखाई दे रहा है, दिस माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक इन नेचर। ध्यान रखें, सिनोसाइटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन व्हेन अराइजेस ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कि एक न्यूक्लियस था और उसके अंदर लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हुए चले गए, तो वो यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन किसमें कन्वर्ट हो गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में। और ठीक उसी प्रकार इस माइसीलियम में भी हमें कई सारे न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कई सारे न्यूक्लियस जो बने हैं ये क्यों बने हैं, बिकॉज ऑफ द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिंगल न्यूक्लियस। इसी वजह से इस मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की वजह से यहां पर सिनोसिटिक कंडीशन बोली गई है। अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल यहां पर मिलेगा, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन फंजाई, बट दिस सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। किसका बना हुआ होता है, काइटिन का। साथ ही साथ कुछ पॉलीसेक्राइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, मींस द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड। This chitin is also termed as fungal cellulose। इस chitin को fungal cellulose भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन आता है कि अभी हम जब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें फाइकोमाइसिटीज एक क्लास आती है जो कि फर्दर डिवाइडेड होती है ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज के अंदर। तो जो ऊमाइसिटीज के मेंबर होते हैं उनमें जो सेल वॉल होता है इट इज mainly made up of cellulose। तो ध्यान रहे ये this is the exception that the cell wall of the members of class Oomycetes is mainly made up of cellulose। वो वहां पर सेल वॉल मेनली सेलुलोज का बना हुआ होगा।
अगर हम फंजाई के स्टोर्ड फूड या स्टोर्ड मटेरियल की बात करते हैं तो स्टोर्ड मटेरियल यहां पर होगा ग्लाइकोजन और ऑयल। ग्लाइकोजन एंड ऑयल यहां पर मेन स्टोर्ड फूड देखने को मिलता है। अब दो तरह की स्पीशीज की बात आती है, क्योंकि यहां पर माइसीलियम इसकी मेन बॉडी है, तो कई बार इस माइसीलियम के लिए टर्म थैलस यूज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वैसे तो यूजुअल जो वर्ड आता है बॉडी ऑफ फंजाई के लिए दैट इज द माइसीलियम, लेकिन समटाइम्स दिस माइसीलियम इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ थैलस। तो इसी थैलस से जो गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है और जिन गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, उसी बेसिस पर दो तरह की स्पीशीज की बात कही जाती है। तो कुछ हो सकती हैं होमोथैलिक, तो ज्यादातर जो होती हैं वो होती हैं हीट्रोथैलिक स्पीशीज। तो दो तरह की बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पर, एक तो हीट्रोथैलिक और दूसरा होमोथैलिक स्पीशीज। अगर हम हीट्रोथैलिक स्पीशीज की बात करें तो हीट्रोथैलिक स्पीशीज वो स्पीशीज होंगी जहां पर दो अलग अलग थैलस हैं और दोनों ही अलग अलग थैलस से गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो दो अलग अलग थैलस से जो गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दोनों ही जो गैमीट्स होंगे दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कैसे होंगे वो गैमीट्स? अलग अलग थैलस से बनके जो गैमीट्स आ रहे हैं दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड व्हेन बोथ दीज गैमीट्स दे हैव द एबिलिटी टू फ्यूज टुगेदर, देन सच टाइप ऑफ स्पीशीज ऑफ फंजाई आर टर्म्ड एज हीट्रोथैलिक स्पीशीज। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर मान लीजिए मैं कहूं कि ये एक माइसीलियम है, यहां से भी कुछ गैमीट्स बन के आ रहे हैं, इस तरह के कई सारे गैमीट्स बनेंगे, मैंने इसको डिनोट कर दिया प्लस साइन से। और एक और माइसीलियम है, मान लीजिए ये एक माइसीलियम और है, इससे भी कई सारे गैमीट्स बन के आ रहे हैं, जिसमें माइनस साइन से रिप्रेजेंट करवा दिया उन गैमीट्स को। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कि अब इस माइसीलियम से जितने भी गैमीट्स बन रहे हैं वो आपस में फ्यूजन शो नहीं करेंगे। मींस ये जो माइसीलियम हुआ या ये जो थैलस हुआ, ये किस नेचर का हुआ कि ये हो गया सेल्फ स्टेराइल नेचर का। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा थैलस है, उसमें माइनस साइन वाले जो गैमीट्स हैं वो बन के आ रहे हैं कई सारे, लेकिन वो भी आपस में फ्यूजन शो नहीं करेंगे। तो ये जो माइसीलियम हुआ या ये जो थैलस हुआ, ये किस नेचर का हो गया? ये भी सेल्फ स्टेराइल नेचर का हुआ। लेकिन अगर इस माइसीलियम के जो गैमीट्स हैं ये दूसरे जो माइसीलियम से गैमीट्स बन के आ रहे हैं, ये आपस में जेनेटिकली डिफरेंट है, लेकिन ये आपस में फ्यूजन शो कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फंजाई के स्पीशीज होंगे वो हीट्रोथैलिक स्पीशीज कहलाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई दे आर हीट्रोथैलिक। ज्यादातर जो फंजाई होते हैं वो हीट्रोथैलिक ही होते हैं। मोस्ट फंजाई आर हीट्रोथैलिक इन नेचर। तो ध्यान रखें कि ज्यादातर जो फंजाई होंगे वो हीट्रोथैलिक नेचर के होंगे। और इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई होगी यहां पर कि हीट्रोथैलिक स्पीशीज के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होगा इट इज इन बिटवीन द टू जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट्स, जहां पर हर एक थैलस से जो गैमीट्स बन के आ रहे हैं वो एक कंपैटिबल थैलस के गैमीट से ही फ्यूज करेंगे। अपने खुद के गैमीट्स जो होंगे उनके साथ उनका फ्यूजन नहीं होगा। दैट्स वाई दे आर सेल्फ स्टेराइल इन नेचर, कि ये जो माइसीलियम होंगे ये सेल्फ स्टेराइल होंगे, इनके खुद के गैमीट से ये फ्यूजन शो नहीं करेंगे। अब कुछ स्पीशीज जो होती है फंजाई की दे आर होमोथैलिक इन नेचर। होमोथैलिक से आप समझ ही रहे हैं कि यहां पर अब एक ही माइसीलियम की बात है कि एक ही माइसीलियम से कई सारे गैमीट्स बन रहे हैं एंड दोज गैमीट्स हैव द एबिलिटी टू फ्यूज विद ईच अदर। वो आपस में फ्यूज कर सकते हैं। मींस अब जो ये माइसीलियम या थैलस होगा इट इज सेल्फ फर्टाइल इन नेचर। वो कैसा होगा? वो सेल्फ फर्टाइल होगा। और यहां पर एक ही माइसीलियम एक ही थैलस से जो गैमीट्स बन रहे हैं दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल और जेनेटिकली सिमिलर विद ईच अदर। सो अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक माइसीलियम है और इस माइसीलियम से कई सारे गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो गैमीट्स बन रहे हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल बन रहे हैं और इनमें फ्यूजन पॉसिबल है। मींस द फर्टिलाइजेशन इट टेक्स प्लेस इन बिटवीन द जेनेटिकली सिमिलर गैमीट्स।
तो समझ में आ गया होगा डिफरेंस दोनों में आपको कि यहां पर एक ही माइसीलियम से जो गैमीट्स बन रहे हैं, दे हैव द एबिलिटी टू फ्यूज विद ईच अदर, मींस दीज गैमीट दे आर जेनेटिकली सेम, ये जेनेटिकली सेम है और फ्यूज कर रहे हैं तो फिर वो आगे जाके जाइगोट का फॉर्मेशन करवा देंगे। इट मींस द नेचर ऑफ दिस माइसीलियम और थैलस इज सेल्फ फर्टाइल, जबकि यहां हेट्रोथैलिक में आपने ये देखा था कि यहां पर दो अलग अलग थैलस की रिक्वायरमेंट थी और दोनों अलग अलग थैलस से जो गैमीट्स बन के आ रहे थे वो फ्यूजन शो कर रहे थे, लेकिन एक ही थैलस से बनने वाले जो गैमीट्स थे वो आपस में फ्यूजन शो नहीं कर रहे थे। इट मींस यहां पर जो माइसीलियम थैलस था वो कैसा था, सेल्फ स्टेराइल नेचर का, लेकिन होमोथैलिक स्पीशीज में यहां पर किसी दूसरे थैलस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। यहां पर एक सिंगल माइसीलियम या सिंगल थैलस से ही जो गैमीट्स बनेंगे वो जेनेटिकली सिमिलर हैं और वापस में फ्यूजन शो करते हुए जाइगोट का फॉर्मेशन करा लेंगे। तो इस तरह की जो फंजाई की स्पीशीज होती हैं वह होमोथैलिक स्पीशीज कहलाती हैं। लेकिन इन दोनों में ही देखें तो मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोथैलिक नेचर के होते हैं। चलिए जी, अब यहां पर बात आती है रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन में भी सबसे पहले फंजाई के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फंजाई के अंदर वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलता है और साथ ही साथ यहां पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी मिलता है। लेकिन सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं यहां पर दैट इज अबाउट द वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिन मेथड्स के द्वारा फंजाई के अंदर पॉसिबल है वह हो सकता है फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और फिशन। सबसे पहले अगर हम फ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रैगमेंटेशन इज फाउंड इन माइसीलियल फंजाई, ऐसे फंजाई जो जिसके अंदर माइसीलियम का फॉर्मेशन हो रहा है वहां पर आपको फ्रैगमेंटेशन मिलेगा। कि अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ये एक माइसीलियम है और ये माइसीलियम फ्रैगमेंटेड हो गया तो ये सारे क्या बन के आ गए, दीज आर द फ्रैगमेंट्स, ये सब फ्रैगमेंट्स बन के आए। अब जब ये फ्रैगमेंट में हर एक फ्रैगमेंट से वापस से नया माइसीलियम बन जाए तो हम उस तरह के फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस को कहां पर लेंगे, माइसीलियल फंजाई के अंदर लेंगे। तो एक तरह का ये वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है माइसीलियल फंजाई के अंदर। लेकिन दूसरा एक मेथड आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दैट इज अबाउट द बडिंग। अब बडिंग जो है ये पॉसिबल होगा जो कि यूनिसेलुलर नेचर का फंजाई होगा, मींस व्हिच इज नॉन माइसीलियल फंजाई। तो ध्यान रखें बडिंग इज फाउंड इन नॉन माइसीलियल फंजाई, और नॉन माइसीलियल फंजाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है सैक्रोमाइसिस दैट इज द यीस्ट। ये यूनिसेलुलर नेचर का एक फंजाई है और यहां पर बडिंग देखने को मिलती है। अब यहां पर ये देखिए इफ दिस इज द पेरेंट बॉडी, ये अगर पेरेंट फंजाई है या पेरेंट यीस्ट है तो इसकी बॉडी में सबसे पहले यहां पर ये बाहर की तरफ ये पार्ट इलोंगेट हुआ इन फॉर्म ऑफ अ बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पर। अब ये जब बर्ड बन रही है तो साथ ही साथ जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है, दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियस, दिस पेरेंट न्यूक्लियस इट विल अंडरगो डिवीजन, तो डॉटर न्यूक्लियाई बन के आती है और जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा वो इस बर्ड के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। फाइनली इस बर्ड में और इस पेरेंट बॉडी में एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो गया और सेप्टा बन जाने के कारण फाइनली ये इस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। अब इस डिटैचमेंट के बाद आपको फाइनली ये दो डॉटर यीस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि ये एक बर्ड का फॉर्मेशन हुआ और ये बर्ड फाइनली उस पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है एंड बिहेव एज अ डॉटर फंजाई, वो एक डॉटर फंजाई की तरह आगे बिहेव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह की जो बडिंग है वो कहां पर देखने को मिलती है, जो कि यूनिसेलुलर नेचर के फंजाई मींस नॉन माइसीलियल फंजाई होंगे वहां पर ये बडिंग देखने को मिलती है। तीसरा केस आता है फिशन का। फिशन इज ऑल्सो फाउंड इन नॉन माइसीलियल फंजाई और यीस्ट का ही एक और स्ट्रेन होता है शाइजोसैक्रोमाइसिस, ये भी एक यीस्ट का ही स्ट्रेन है। इसके अंदर बडिंग की जगह आपको देखने को मिलेगा फिशन, कि डायरेक्टली ये पेरेंट यीस्ट है और ये पेरेंट यीस्ट डायरेक्टली डिवाइड हो गया यहां पर टू डॉटर सेल्स के अंदर। तो ये फिशन यहां पर शाइजोसैक्रोमाइसिस के अंदर देखने को मिल रहा है। तो तीनों बातें आपको क्लियर हो गई कि अगर आपसे कोई पूछे कि माइसीलियल फंजाई के अंदर किस प्रकार का वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आंसर क्या जाएगा, फ्रैगमेंटेशन।
अगर आपसे पूछा जाए नॉन माइसीलियल फंजाई के अंदर कौन कौन से वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो बडिंग भी मिल सकता है, तो साथ ही साथ फिशन भी मिल सकता है। लेकिन बडिंग देखने को मिल रहा है सैकरोमाइसिस के अंदर, तो फिशन देखने को मिल रहा है शाइजोसैक्रोमाइसिस के अंदर। नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज फाउंड इन फंजाई इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है इट टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, कि यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा एंड दोज एसेक्सुअल स्पोर्स दे आर फॉर्म्ड बाय द माइटोसिस, और ये एसेक्सुअल स्पोर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। So this asexual mode of reproduction takes place by the formation of some asexual spores, that is sporangiosspore and conidia। तो ध्यान रखें sporangiosspore और conidia जो हैं ये दोनों ही एक प्रकार के क्या हो गए, asexual spore हैं। ये दोनों ही asexual spores होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको नाम दे के कि 4 ऑप्शन में दे दें आपको और वहां पूछ लें कि कौन से इनमें से एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, तो ध्यान रखें स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया जो हैं वो क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। ये भी एसेक्सुअल स्पोर होगा और कोनिडिया भी एसेक्सुअल स्पोर होगा। सबसे पहले अगर हम स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा देखते हैं कि किस तरीके से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चलता है, तो बात आती है कि अगर मान लीजिए दिस इज द माइसीलियम, और इस माइसीलियम का जो ये फिलामेंट है ये इलोंगेट हो गया, तो ये जो फंगल फिलामेंट है इसको बोल दिया हमने स्पोरेंजियोफोर। दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर which is actually the fungal filament that is known as the sporangiophore. Now at the tip position of this sporangiophore a body is formed, that body is known as sporangium। एक बॉडी का फॉर्मेशन हो गया इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर और इस बॉडी को बोल दिया हमने स्पोरेंजियम। नाउ इनसाइड दिस स्पोरेंजियम certain spores are formed through mitosis and those spores are known as sporangiospores। अब इसके अंदर ये जो स्पोर्स बन के आ रहे हैं इन्हीं को बोल देंगे आप स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये स्पोरेंजियोस्पोर्स कहां बन रहे हैं, इनसाइड दिस स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स बने ये फाइनली इस स्पोरेंजियम के रप्चर होने से एनवायरमेंट में रिलीज हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि ये स्पोरेंजियोस्पोर जो हैं दे आर फॉर्म्ड इनसाइड दिस स्पोरेंजियम, देयर ओरिजिन इज एंडोजीनस। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्पोरेंजियोस्पोर जो हैं उनका ओरिजिन किस प्रकार का है, एंडोजीनस ओरिजिन है। और एंडोजीनस ओरिजिन क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज दीज स्पोरेंजियोस्पोर्स दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम। Once this sporangium gets ruptured, these sporangiospores they get released into the environment and undergo germination। और जब ये germinate होंगे then it will give rise to the new mycelium। तो बात समझ में आ गई होगी कि स्पोरेंजियोस्पोर किस प्रकार से एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करवाता है। अब ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, these स्पोरेंजियोस्पोर्स they are divided into 2 types on the basis of the motility। ये मोटाइल भी हो सकते हैं तो नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर ये मोटाइल है मींस दे आर फ्लैजिलेटेड इन नेचर, तो इनको बोल दिया जाता है जूस्पोर्स। एंड व्हेन द स्पोरेंजियोस्पोर्स दे आर नॉन मोटाइल मींस दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड इन नेचर, देन दे आर टर्म्ड एज एप्लैनोस्पोर्स। तो क्लियर हो गई बात कि अगर स्पोरेंजियोस्पोर्स मोटाइल नेचर के हैं तो जूस्पोर्स बोल देंगे और नॉन मोटाइल नेचर के हैं तो एप्लैनोस्पोर्स बोल देंगे। अब आप जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें 4 क्लासेस के नाम आते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में, और उन फाइकोमाइसिटीज में भी ऊमाइसिटीज की बात आती है और साथ ही साथ बात आती है जाइगोमाइसिटीज की। तो जूस्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है दैट जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द मेंबर्स ऑफ ऊमाइसिटीज, जबकि एप्लैनोस्पोर जो बनते हैं दे आर फॉर्म्ड इन द मेंबर्स ऑफ जाइगोमाइसिटीज। ये आगे भी आपके बात आएगी सामने, लेकिन यहां पर भी इसको एक बार आप देखते हुए चलें कि जूस्पोर जो बनते हैं वो ऊमाइसिटीज में बनते हैं, जबकि एप्लैनोस्पोर ये जाइगोमाइसिटीज के मेंबर्स में बनते हैं। दूसरा जो एसेक्सुअल स्पोर आता है दैट इज द कोनिडिया। अब कोनिडिया में देखिए कि अगर ये माइसीलियम की बात आप कर रहे हैं और इसका ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, दैट फंगल फिलामेंट हेयर इज टर्म्ड एज कोनिडियोफोर।
अब इस कोनिडियोफोर के टिप पोजीशन पे कोई बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता, इस कोनिडियोफोर के टिप पोजीशन पर डायरेक्टली कोनिडिया बन जाते हैं। तो ये कोनिडिया का जो ओरिजिन हुआ यहां पर, ये एक्सोजीनस माना जाएगा। ध्यान रखें, कोनिडिया they are exogenous in origin because they are not formed inside any body, they are formed directly on the conidiophore, that's why their origin is exogenous। जब ये कोनिडिया इस कोनिडियोफोर से डिटैच हो जाते हैं, दे अंडरगो जर्मिनेशन एंड गिव राइज टू द न्यू माइसीलियम। तो ध्यान रहे कि कोनिडिया भी एक प्रकार के एसेक्सुअल स्पोर्स हैं और ये भी एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करा देते हैं। अब ये जो कोनिडिया यहां पर बन के आ रहे हैं, ये कोनिडिया कहां पर किस किस फंजाई की क्लास में बन सकते हैं? तो कोनिडिया दे आर फॉर्म्ड इन द मेंबर्स ऑफ ओमाइसिटीज, दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज। स्पोरेंजियोस्पोर्स भी देख लिया हमने, कोनिडिया भी देख लिया। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स तो आपने देखा था कि ओमाइसिटीज में बन रहे थे और साथ ही साथ वो जाइगोमाइसिटीज में बन रहे थे। और कोनिडिया को जो अपन देख रहे हैं तो ये ओमाइसिटीज में बन रहे हैं, एस्को में भी बन रहे हैं और ड्यूटेरोमाइसिटीज में बन रहे हैं। तो एक ऐसी क्लास आ गई हमारे सामने बेसिडियोमाइसिटीज, जिसमें किसी प्रकार का कोई एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना, नो एसेक्सुअल स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। तो यहां पर ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात अपनी कंप्लीट होती है।